हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा है सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और जो जिसके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं उन सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। जिसके एग्जाम हो गए उनको रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनके एग्जाम आने वाले हैं उनको एग्जाम और रिजल्ट दोनों के ऑल द बेस्ट। ओके, आशा करता हूँ मैं आपका नंबर एसएससी जीडी में आ जाए और आपका जो मेहनत है वो कुछ रंग लाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो हमारी सीरीज चल रही है आज का इतिहास की, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी डेट होती है जिस दिन, जैसे आज डेट क्या है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उन सबके बारे में मैं आपको बताता हूँ जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। अब हमने ये सीरीज है 1 जनवरी से शुरू करी, तो 1 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक हर दिन की ये पूरी सीरीज पड़ी हुई है कि उस दिन क्या घटना हुई थी। ठीक है, पर्टिकुलर दिन क्या घटना हुई थी, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे विदेश में कहीं घटना हुई हो। और महत्वपूर्ण घटना का से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे महत्वपूर्ण घटना से मेरा मतलब है ऐसी घटनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी गई हैं, जिनसे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसी जो भी घटनाएं हैं वो घटनाएं जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज है आपकी 25 जनवरी। 25 जनवरी के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले जानेंगे हम जो हमारे देश के अंदर जो ऐतिहासिक चीजें हुई हैं हमारे इतिहास में, जो 25 जनवरी को जो भी घटनाएं हुई हैं हमारे देश के अंदर, उनके बारे में जानेंगे। पहली क्या है, पहली है आपकी 25 जनवरी 1824। 25 जनवरी 1824 को क्या हुआ था, प्रसिद्ध बंगाली कवि माइकल मधुसूदन दत्त का जन्म। ओके, तो ये जो कवि हैं आपके बंगाल के कवि हैं, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, बंगाली कवि हैं, इनका क्या नाम है, माइकल मधुसूदन दत्त। इनका जन्म हुआ था आज के दिन। कब हुआ था इनका जन्म, 25 जनवरी 1824, 24 जनवरी 1824 को। ओके, तो 25 जनवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, माइकल मधुसूदन दत्त। ये एक बंगाली कवि है। ओके, इन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं बंगाली भाषा में जो बहुत प्रसिद्ध हुई आगे चल के। और इन्होंने ये क्या प्ले राइटर भी थे, प्ले भी लिखा करते थे। जो नाटक होते हैं ना, नाटक किए जाते हैं किसी एक घटना को लेकर, ऐसे प्ले लिखा करते थे अलग अलग। ओके, तो इनका ये जो है यही वो इनका काम था। ठीक है, अब आप इनका नाम देखेंगे, इनका नाम माइकल मधुसूदन दत्त। थोड़ा अजीब लगेगा, माइकल लगा हुआ है इनके नाम के आगे। एक्चुअली पहले हिंदू रिलीजन थे, मतलब हिंदू थे पहले, फिर उन्होंने अपना जो रिलीजन है उसको बदल दिया था। अपना धर्म जो है इन्होंने क्रिश्चियनिटी जो है वो अपना ली थी, तो इस वजह से इनका नाम माइकल हो गया था। और जो इनका पहला नाम था, जब ये हिंदू थे, जब उनका नाम क्या था, इनका नाम था मधुसूदन दत्त। और उसके बाद जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली, उसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त इनका नाम हो गया था। ओके, तो इन्होंने जो है ये बंगाल के कवि थे जिन्होंने बंगाली भाषा में बहुत सारी बातें लिखी हैं। और ये जो है बंगाल को, मतलब बंगाल के एक यूथ लीडर की तरह भी काम करते थे। जैसे मान लीजिए कोई भी परेशानी जो बंगाल के स्टूडेंट्स को हो रही है, जो भी यूथ होता है ना, जो भी युवा लोग होते हैं, उनको जो भी परेशानी हो रही है उन सब के बारे में ये बात करते थे, आगे बढ़ के आते थे, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध थे, कविता लिखा करते थे, तो पूरे देश में प्रसिद्ध थे। तो इनकी बात सुनी जाएगी, जब ये आगे बढ़ के बताएंगे कि क्या क्या परेशानी कहाँ चल रही है, तो उनकी बात सुनी जाएगी। इसलिए ये जो है एक युवा पूरा बंगाल का युवा था, उसको पूरे को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद जो समस्याएं हैं उनके लिए जो चाहिए, उनको जो परेशानी है उन सबको आगे प्रकट करते थे, उनको आगे रखते थे। ओके, क्या नाम है इनका, मधुसूदन दत्त। इनका जन्म कब हुआ था, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं मधुसूदन दत्त के बारे में। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1824 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड घटना आपकी 25 जनवरी 1930। 25 जनवरी 1830 को क्या हुआ था, 1930 को, 25 जनवरी 1930 को भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और कादम्बनी पत्रिका के संपादक राजेंद्र अवस्थी का जन्म। तो ये जो राजेंद्र अवस्थी साहब है, इनका जन्म हुआ था आज के दिन। कब हुआ था इनका जन्म, 25 जनवरी को 1930 में इनका जन्म हुआ था। इनका ये क्या करते थे, ये आपके जो है जर्नलिस्ट थे। ठीक है, पत्रकार जो होते हैं ना, इंग्लिश में को जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये जर्नलिस्ट थे, है ना। और ये जो है बहुत सारी कविता वगैरह भी लिखते थे, मतलब साहित्य के फील्ड में भी इन्होंने बहुत काम किया है। हिंदी साहित्य के फील्ड में, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी लिटरेचर जो होता है उसके फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, बहुत सारी कहानी भी लिखी है। और इनका जो मतलब जो इनका काम था वो क्या था, ये एक जर्नलिस्ट थे। ओके, जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार थे। वहां पे एक कविता, वो जो पत्रिका है, जैसे जो अखबार लिखते हैं तो उसमें मैगजीन भी आती है ना, अलग अलग कविता जो आपकी अखबार होते हैं उनके अंदर मैगजीन जो आती है अलग अलग, उसमें से एक मैगजीन का नाम है कादम्बनी पत्रिका। इसके संपादक थे, संपादक मतलब इसको इसके राइटर थे ये।
ठीक है, इसको पूरी को एडिट राइटर नहीं सॉरी जो एडिटर होते हैं, जो मतलब सब कुछ देखते हैं क्या 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 रखना है क्या क्या नहीं रखना है, जो मैगजीन है आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, किस चीज के ऊपर काम करेगी ये मैगजीन, क्या क्या इस पे डेली बेसिस पे क्या क्या काम होना है, तो वो सब जो भी देखते हैं मतलब पूरा जो ऑपरेट करते थे इस मैगजीन को, क्या किस कौन सी मैगजीन को, कादम्बनी पत्रिका जो है ना, पत्रिका मतलब मैगजीन, तो कादम्बनी जो है मैगजीन है इसके संपादक थे, इसको पूरा का पूरा ऑपरेट करते थे। कौन ऑपरेट करते थे इसको? आपके आपके करते थे राजेंद्र अवस्थी। ओके, राजेंद्र अवस्थी जी जो है वो इसको पूरा का पूरा ऑपरेट करते थे। ये जो है दो पत्रिका और इनके जहां पे काम करते थे लिखी जाती थी, जिसके एडिटर थे कौन सी? एक तो थी नव भारत, ठीक है, इसके भी एडिटर थे, इसके भी संपादक थे नव भारत के, और अगली थी वीकली हिंदुस्तान। वीकली हिंदुस्तान, ठीक है, ये दो पत्रिका थी। पहली कौन सी पत्रिका मतलब मैगजीन? पहली थी नवभारत, दूसरी थी वीकली हिंदुस्तान। इन दोनों के भी एडिटर थे, इन दोनों के भी संपादक थे। और जो सबसे प्रसिद्ध इनकी सबसे प्रसिद्ध जो इनकी मैगजीन थी, जो सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी वो कौन सी थी? कादम्बनी पत्रिका नाम से जो पत्रिका थी वो थी इनकी सबसे प्रसिद्ध, उसके भी संपादक थे। संपादक थे, जर्नलिस्ट थे, है ना, न्यूज़पेपर एजेंसीज होती है इनमें काम करते थे, और वहां पे एडिटर जो है ये जो मैगजीन है इनके एडिटर थे और वैसे जर्नलिस्ट थे, ठीक है। और ये जो है एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे, जो हिंदी भाषा है ना हमारी, उसकी लिटरेचर जो उसके फील्ड में इन्होंने बहुत काम किया है। किसने काम किया है? राजेंद्र अवस्थी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। राजेंद्र अवस्थी का आज के दिन जन्म हुआ था, हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका आज के दिन 25 जनवरी 1930 को किसका जन्म हुआ था? राजेंद्र अवस्थी का। राजेंद्र अवस्थी जी के बारे में हम ये पढ़ रहे हैं इसलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 25 जनवरी 1971 1971 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश जो है इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। इससे पहले राज्य नहीं हुआ करता था। इससे पहले क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो यूनियन टेरिटरी, यूटी जो बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये 1971 से पहले 25 जनवरी 1971 से पहले क्या हुआ करता था? ये एक यूटी हुआ करता था। यूटी मतलब आपका यूनियन टेरिटरी। ओके, कौन? जो आपका हिमाचल प्रदेश है। चलिए हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, ये कैसे कैसे बना, मतलब कैसे कैसे स्टेट बना, इससे पहले पहले क्या 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 हुआ करता था। तो जी 1948 में हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। तो 1948 में इसको क्या बनाया गया? इसको 1948 में बनाया गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। ओके, तो जो आपके चीफ कमिश्नर होंगे ना, उनका इलाका बना दिया इसको, एक रीजन बना दिया, एक प्रोविंस बना दिया इसको। किसका? चीफ कमिश्नर का। चीफ कमिश्नर को कौन अपॉइंट करेगा इसके लिए? जो आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी होगी। तो क्या बना दिया गया इसको? जो आपका हिमाचल प्रदेश है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। कब बनाया गया? 1948 में। 1948 में चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बनाई गई। फिर उसके बाद इसको आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश ये बनी 1 नवंबर 1966 को। कब? 1 नवंबर 1966 को क्या बनी है? 1 नवंबर 1966 को इसको यूटी बना दिया गया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और हिंदी में बोले तो केंद्र शासित प्रदेश। कब बनाया गया इसको? आपके हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी बढ़े तो इसके बाद जो ये आपका जितना बड़ा अब है ना, आपका जितना एरिया हिमाचल प्रदेश अब लेके चलता है, उतना बड़ा एरिया पहले नहीं लेके चलता था। अब हिमाचल प्रदेश की लोकेशन जानते हैं ना, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन मैं आपको एक मिनट हल्का सा मैप बना के दिखाता हूं। हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है। ओके, तो ये ऊपर वाला, अगर यहां से ऊपर की बात करें, ये वाला, ये आपका लद्दाख हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला लद्दाख हो गया, इसके नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर हो गया। तो आपका हिमाचल कहां पे? ये आपका हिमाचल है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। और ये इधर वाला हिस्सा क्या है? ये आपका पंजाब है। ठीक है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। लोकेशन समझ गए हो गया अब आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से मिला हुआ है। पंजाब में भी बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं और इधर आपके हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं। तो जब इसको 1 नवंबर 1966 को तो इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ? 1966 नहीं, 1956 को, सॉरी 1956 को इसको जो है 1 नवंबर 1956 को 1956 को 1 नवंबर 1956 को इसको क्या बना दिया? थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा।
1 नवंबर 1956 को बनाया गया इसको यूटी, आपका यूनियन टेरिटरी। और 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर 1966 को, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था इसको, 1 नवंबर 1966 को क्या बनाया गया, 1 नवंबर 1966 में इसमें कुछ हिस्से और ऐड किए गए, मतलब कुछ जगह और ऐड करी गई। जो आपका पंजाब है ना, ये पंजाब, यहां से कुछ इलाके काट के और आपका हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिए गए। ठीक है, कुछ पहाड़ी इलाके थे, ऐसे कुछ पहाड़ी इलाकों को यहाँ से निकाल के और यहाँ पे जोड़ दिया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो कब जोड़े गए वो जोड़े गए आपके 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेते हैं कई बार प्रश्न कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है ये कब अलग हुआ पंजाब से, है ना, कब मतलब जो इसके हिस्से थे कब अलग हुए पंजाब से, तो 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को अलग हुए। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश कब बना, आपका यूनियन टेरिटरी कब बना आपका हिमाचल प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट की। अब ये स्टेट कब बना, स्टेट तो वैसे हमने बता दिया 25 जनवरी 1971 को बना था, लेकिन एक लॉ पास हुआ पहले पार्लियामेंट में, जो इंडियन सेंटर में जो आपका पार्लियामेंट आता है ना, पार्लियामेंट में आपका जो संसद है, जो आपका संसद है, वहां पे एक 1970 को एक लॉ पास हुआ। क्या लॉ का नाम क्या था, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्या था लॉ का नाम, लॉ का नाम था स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। ठीक है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा। तो स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश नाम से एक एक्ट पास किया गया, कहां पे, जो हमारी पार्लियामेंट है वहां पे 1970 में। और इस एक्ट के अंतर्गत जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसको राज्य बना दिया गया, उसको स्टेट बना दिया गया। राज्य को इंग्लिश में स्टेट कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश की स्टेट, ये जो आपका लॉ पास हुआ 1970 में, इसको इसके बाद आपका क्या बना दिया, एक आपका राज्य बना दिया। किस तारीख को इसको राज्य बनाया गया, ये जो एक्ट पास हुई थी ना, ये जो एक्ट पास हुई थी ये दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 1970 में एक्ट पास हुई थी, दिसंबर 1970 में एक्ट पास हुई। और 25 जनवरी 1971 में इसको थोड़े दिन बाद ही, महीने भर बाद ही इसको फिर एक राज्य बना दिया गया, एक पूर्ण स्टेट बना दिया गया, एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी 25 जनवरी 1980 में, 25 जनवरी 1980, 25 ऑफ जनवरी 1980 को क्या हुआ, 3 साल के अंतराल के बाद पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि नागरिक सम्मान दोबारा प्रदान किए जाने लगे। ठीक है, तो जब 1980 में 25 जनवरी 1980 को क्या हुआ कि जो आपके ये होते हैं ना नागरिक, जो होते हैं नागरिक सम्मान जो होते हैं, मैंने आपको बताया जिनको सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, इंग्लिश में सिविलियन अवार्ड और हिंदी में नागरिक पुरस्कार जो होते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा नागरिक पुरस्कार आता है हमारा, सबसे ऊपर आएगा आपका, सबसे ऊपर आता है आपका भारत रत्न। सबसे ऊपर क्या आता है, भारत रत्न, सबसे बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं भारत रत्न। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आपका आता है पद्म विभूषण। कौन सा आता है, पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म भूषण। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पद्म भूषण। और उसके बाद क्या आता है, पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपके ऐसे करके सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके 4 है। कौन कौन से आपके, सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, ये 4 अवार्ड आते हैं। तो ये जो सारे अवार्ड थे, ये जो सारे नागरिक वाले अवार्ड थे, नागरिक सम्मान अवार्ड, जो नागरिक सम्मान पुरस्कार थे या फिर सिविलियन अवार्ड थे, इन सबको जो है 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था, 3 साल के लिए बंद कर दिया गया था। ठीक है, कब से कब तक बंद कर दिया गया था, 3 साल के लिए। देखिए 1980 में खुले थे, 1980 में दोबारा देने शुरू हुए थे, इसे 3 साल पहले आ जाइए, तो मतलब 1977 1977 से 1980 तक इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1977 से 1980 तक इनको बंद कर दिया गया था। अब इनको बंद क्यों किया गया था, सबसे मेन टॉपिक हमारे पढ़ने का ये है। इनको एक बार और भी बंद कर किया जा चुका है। ओके, अभी तो ये आपका 77 और 80 में बंद किया गया है, एक बार इसको 90s में भी बंद किया गया है, एक बार इसको 1992 से लेकर 1995 के बीच में बंद किया गया था। ठीक है, मैं ये भी बता दूंगा आपको। वैसे बाकी जब इसका इतिहास आप पढ़ेंगे, हम जब इसकी डेट आएगी, इसका इतिहास पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको वहां डिटेल से बताऊंगा। यहाँ भी मैं आपको इसका आइडिया दे दूंगा जब दूसरी बार इसको बंद किया गया था, जो आपके अवार्ड्स हैं, नागरिक सम्मान जो अवार्ड्स हैं, इनको जब बंद किया गया था। तो जो पहले, जहां हम आज जो पढ़ रहे हैं, आज कौन से वाले के में पढ़ रहे हैं, जो 1980 में चालू हो गए थे, दोबारा से स्टार्ट हो गए थे, वो कौन से, जब पहली बार इन अवार्ड्स को देना बंद किया गया था, पहली बार इन सम्मान को देना बंद किया गया था। कब, 1977 से लेकर 1980 के बीच में इनको बंद कर दिया गया था। अब बंद क्यों किया गया था, बड़ी बात यह है जानने वाली। देखिए 1977 में हमारे देश में नई गवर्नमेंट बनी। ठीक है, 1977 से पहले
1977 से पहले 1966, हाँ 1966 में, ठीक है, 1966 के बाद 1971 में, और फिर उसके बाद ये इलेक्शन हुए, ठीक है। तो 1966 में कौन प्रधानमंत्री बनी, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं। 1964 से बात करते हैं, फिर उसके बाद 1965 की बात करेंगे, फिर 66 पे आ जाएंगे, 64 और 66 पे, ठीक है। तो देखिए 1944 में जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, उनका निधन हो गया। अब पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनका निधन कब हुआ, 1964 में। उसके बाद जब इनका निधन हो गया तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बनी, हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी। वो कब बने, जब इनकी मृत्यु हो गई जवाहरलाल नेहरू जी की, उसके बाद 1974 में ये बने प्रधानमंत्री कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनकी मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु हुई 1966 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। 64 में बने, 66 में इनकी मृत्यु हो गई, मतलब 2 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। फिर जो 66 में कौन प्रधानमंत्री चुना गया, 66 में प्रधानमंत्री चुनी गई इंदिरा गांधी। तो हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। पहले कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, और तीसरी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। तो जो है 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से। फिर ये कब तक प्रधानमंत्री रही, फिर ये प्रधानमंत्री रही 77 तक। 66 में तो इनको इलेक्शन जीतने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो पहले से चला आ रहा था उसमें बन गई प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी ने इन्हें चुन लिया, क्योंकि पार्टी कांग्रेस की चल रही थी। फिर उसके बाद 71 में इलेक्शन हुआ, 1971 में, 1971 में तो ये जीत गई और फिर ये प्रधानमंत्री बन गई। फिर 77 में जाके अगला इलेक्शन हुआ 1977 में। तो जो 1977 में जब इलेक्शन हुआ तो इससे पहले इन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, आपातकाल कब से कब लगा था, 1995 से लेके 1977 तक, 1975 से 75 से लेकर 77 तक 2 साल के लिए लगा था आपातकाल। तो इसी समय में जो ये 71 में जीती और 77 के बीच में इन्होंने आपातकाल लगा दिया, 75 से 77 के बीच में, है ना, ये आपातकाल लगा इस समय पे। तो लोग जो है इस आपातकाल की वजह से बहुत ज्यादा नाराज थे। तो जब 77 के 1977 के इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी की जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, हार गई, और जो नई पार्टी पावर में आई, जो पार्टी जीती, उसका नाम क्या था, उस पार्टी का नाम था जनता दल। जो जनता दल है ये पावर में आई, और जनता दल एक और पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड, ठीक है, INCO, ओ का मतलब ओल्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ओल्ड थी और आपकी जनता पार्टी थी, इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। वो दो पार्टी मिलकर सरकार बना लेती है ना, 2-3 पार्टी जो थोड़ी बहुत सीट कम होती है, तो ऐसे इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। और जो आपके प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, प्रधानमंत्री बने आपके मोरारजी देसाई जी, ठीक है। तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, चौथे प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे नंबर पर लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी एक और बार बनी प्रधानमंत्री, और उसके बाद मोरारजी देसाई जी, ठीक है। तो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बने 1977 में। सरकार किसकी थी, जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड की। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई ने इनको बंद कर दिया। ये जितने भी आपके सिविलियन अवार्ड्स हैं, जितने भी नागरिक जो पुरस्कार होते हैं, क्यों बंद कर दिया गया, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो है डिमांड उठी, बहुत ज्यादा डिमांड उठी किस चीज की, कि ये जो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपने आप को ही वो दे दिया था, क्या बोलते हैं उसको, भारत रत्न का अवार्ड। भारत रत्न का अवार्ड किसको दिया जाता है, ऐसे किसी नागरिक को जिसने अब देश के लिए बहुत अच्छा काम किया हो और बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसी को दिया जाएगा जिसने बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत बड़ा, जिसको कहेंगे बहुत बड़ा काम किया हो। तो आपके पंडित नेहरू जी, जो सरकार देती है, सरकार चुनेगी कि किसको अवार्ड दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, पूरी कमेटी बनती है, वो चुनती है, ठीक है। तो अब इन्होंने अपने आप को दे दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को दे दिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया अपने आप को, ये भी जान लीजिए, 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को दे दिया। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को दे दिया भारत रत्न। उसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो इन्होंने भी अपने आप को दे दिया, इन्होंने अपने आप को कब दिया, जब प्रधानमंत्री बनी 1972 में। 1972 में इंदिरा गांधी ने अपने आप को दे दिया, और 1955 में जो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने अपने आप को दे दिया। तो लोगों ने डिमांड उठाई और सरकार ने भी डिमांड उठाई कि जिसकी पावर किस टाइम पे, कि ऐसे ही आप अपने आप को अवार्ड कैसे दे सकते हो, ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे आपने देश के लिए क्या अच्छा किया है, कि मान लीजिए आपने कुछ कर लिया, फिर अपने आप ही आपने डिसाइड कर लिया कि हमने तो बहुत अच्छा देश के लिए किया है, तो खुद अवार्ड आपने अपने आप को दे दिया।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो अपने आप को जो है ये लोग अवार्ड दे रहे हैं ना, ये जितने भी अपने पुरस्कार अपने आप को दे रहे हैं, ये जो है अपनी जो पहचान है, मतलब पहचान का मतलब अपना जो नाम है उसको बहुत बड़ा दिखाना चाह रहे हैं, सबसे ऊपर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, इस वजह से ये अवार्ड अपने आप को दे जा रहे हैं। और ये अवार्ड जिसलिए शुरू हुआ था कि जो भी अच्छा काम कर रहा है हमारे देश में उसको सबके सामने लाने वाला काम वो नहीं दिखा रहे, वो मतलब वो काम नहीं कर रहे, अपने आप को दिए जा रहे हैं अवार्ड। तो जब ऐसे सब ये सब चला तो इन सब कंट्रोवर्सीज की वजह से, इन सब परेशानी की वजह से इस अवार्ड को, ये जो आपके अवार्ड थे इनको बंद कर दिया गया मोरारजी देसाई सरकार की तरफ से। ठीक है। तो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी 1977 में इन्होंने इसको बंद कर दिया 3 साल के लिए। फिर जब 1977 में इलेक्शन हुए तो जीते मोरारजी देसाई, ये जीती है जो जनता दल और इंडियन नेशनल कांग्रेस ओल्ड जीती है। प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई जी। फिर इनकी सरकार गिर गई, तब 1979 में इनकी सरकार गिर गई। ठीक है। सरकार गिरने के बाद 1980 में 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए। जब 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए तो इंदिरा गांधी जी जो है दोबारा जीत गई। ठीक है। तो 5वें प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के? तो चौथे प्रधानमंत्री कौन थे? चौथे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। इनके बाद कौन बने? इनके बाद बने चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी का आपने नाम सुना होगा, मेरठ में इनकी नाम से बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं जिसको। तो वो वाले चौधरी चरण सिंह है जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोली गई है, वो प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई के बाद। लेकिन ये 2 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। फिर इनको पहले सपोर्ट किसने दिया था? कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस ने इनको सपोर्ट दिया था, लेकिन फिर इन्होंने सपोर्ट उनसे वापस ले लिया उनकी पार्टी से, तो उनकी सरकार गिर गई। और जब उनकी सरकार गिर गई उसके बाद फिर 1980 में इलेक्शन कराया गया। और इस इलेक्शन में कौन जीता? इस इलेक्शन में जीते इंदिरा गांधी जी। तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी, तीसरी इंदिरा गांधी, फिर दोबारा इंदिरा गांधी जीत गई, फिर चौथी मोरारजी देसाई। मैं आदमी को उससे बता रहा हूँ, टर्म के उससे नहीं बता रहा। ठीक है। टर्म के उससे बोलोगे तो मोरारजी देसाई जी 5वें हो गए, नहीं तो चौथे हो गए। फिर उसके बाद कौन? चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है। और चौधरी चरण सिंह जी के बाद दोबारा से इंदिरा गांधी जी बन गई प्रधानमंत्री। जब इंदिरा गांधी जी 1980 में प्रधानमंत्री बनी देश की, तो इन्होंने फिर ये अवार्ड जो है शुरू कर दिए। तो कब शुरू हुए अवार्ड? 25 जनवरी 1980 को अवार्ड शुरू हुए, जब इंदिरा गांधी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बन गई देश की। और क्यों हटे थे देश, मतलब क्यों बंद किए गए थे अवार्ड, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ओके। तो अब मैं एक चीज और आपको बता रहा था कि 1992 और 1995 में अवार्ड क्यों हटे थे, है ना। पहली बार में तो ये हटे थे, मैंने आपको बताया 77 से 80 के बीच में, जब ये मैंने पूरा जो समझाया है आपको। पर ये 1992 और 1995 के बीच में ये अवार्ड क्यों हटे हैं? देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस टाइम पे जो सरकार थी उन्होंने जो है उन्होंने लोग चुने किस किस को अवार्ड देना है भारत रत्न का। तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का भी नाम आया कि इनको अवार्ड देना है। और उनका नाम ऐसे आया कि इन्होंने अपना बलिदान दिया है, बहुत अच्छा काम किया है अपने देश के लिए, और आजादी फौज बनाई अपने देश को आजाद कराने के लिए। और ऐसे ऐसे करके जो भी इनके कंट्रीब्यूशन थे सुभाष चंद्र बोस जी के, वो गिनाए गए और इन्होंने जो है बलिदान दिया देश के लिए, ऐसा बोला गया। पर मैंने आपको जब अभी 23 तारीख को मैंने आपको पढ़ाया था, 23 जनवरी को मैंने आपको पढ़ाया था ना, 23 जनवरी को क्या था? जयंती थी सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी को। तो उस दिन मैं आपको जब सुभाष चंद्र जी के बारे में बता रहा था, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी बाद में, जब वो टॉपिक खत्म करने जा रहा था मैं, तो मैंने एक बात बोली। क्या बात बोली आपसे? कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है ना, उनको बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनकी मृत्यु हुई नहीं है। बोला जाता है उनकी मृत्यु अगर हुई है तो कैसे हुई है, जो एयरप्लेन में वो जा रहे थे, जापानी आर्मी का प्लेन था, वो क्रैश हो गया था, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि वो उसमें प्लेन में थे ही नहीं। ठीक है। वो उस प्लेन में थे ही नहीं, तो उनकी मृत्यु हुई नहीं है। और अगर उनकी मृत्यु हुई नहीं है तो उनका बलिदान जो है, बलिदान का मतलब ये होता है ना, मृत्यु जो हो जाती है, अब हम इतना बलिदान देते हैं, देश के लिए मर गए। लेकिन जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये मरे नहीं है, इनकी डेथ नहीं हुई है, इनका निधन नहीं हुआ है, उन लोगों ने इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया कि आप जो है उनको ऐसे, मतलब जब वो अभी तक मरे नहीं है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि कब मरे, कैसे मरे, तो आप उनको ऐसे भारत रत्न देके और ये क्यों बोलना चाहते हो, पूरे देश को ये क्यों बताना चाहते हो कि उनकी मृत्यु हो गई है। ओके। ये बस ये बात इस बात के लिए कि उनकी मृत्यु हो गई है, भारत रत्न दे रहे हो, ये गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन आप जो बोल के दे रहे हो वो गलत बात है। तो इसके लिए जब अनाउंस किया गया, उनका नाम सुभाष चंद्र बोस जी का नाम अनाउंस किया गया कि इनको भारत रत्न दिया जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी को, तो ये जो फैसला था सरकार का, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली गई। PIL मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है? इसमें आप कोई भी किसी चीज से आपको परेशानी है ना, तो उसके खिलाफ आप सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो है अपील कर सकते हो। जो अपील होती है उसी को बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जब हम आपको वो पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे ना, पॉलिटी की क्लास शुरू होंगी तो इसके बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा केस भी है, हुसैनारा खातून वाला केस है,
बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो भी आपको समझाएंगे। हुसैन खातून करके केस है, वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है, वो पीआईएल के बारे में ये पूरा केस, जब वो आपको पढ़ाएंगे, आपका पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे आपको पीआईएल के बारे में। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए पीआईएल की फुल फॉर्म क्या होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऐसी ऐसी कोई लिटिगेशन, ऐसी कोई परेशानी जो पब्लिक को है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में आ रही है, जिसके लिए पब्लिक जो है कोर्ट से, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है आपकी, या फिर आपकी हाई कोर्ट हो, उसमें हम अपील कर सकते हैं कि ये परेशानी हमको, ये चीज सही नहीं लग रही है, इसके खिलाफ आप जो है एक बार पूरा विचार करके देख लीजिए इसमें क्या परेशानी है, क्या नहीं है, क्या हो सकता है। तो जब लोगों ने उसके खिलाफ ये जो फैसला आया, भारत रत्न देने का सुभाष चंद्र बोस जी को, तो लोगों ने इसके खिलाफ पीआईएल डाली, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और फिर सरकार ने उस टाइम पे मना कर दिया। तो उस सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे मना कर दिया, और जब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम वापस लिया गया, ठीक है, तो जो जितने अंतराल में पूरा इसका फैसला आया ना, जो पूरा फैसला आया, उतने सालों के लिए इसको बंद कर दिया गया, जब तक फैसला आया पूरा ही। जब ये पूरा फैसला आया पूरे 2-3 सालों में, 3 सालों में, जब तक ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जब तक के लिए इसे बंद कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पे बंद हुआ था। और यहाँ पे क्यों बंद हुआ था, इसके ऊपर इल्जाम लग रहे थे कि जो ये इंदिरा गांधी जी हैं और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपने आप को दे दिया। मतलब पता है बीच में ऐसा सिस्टम चला था कि जो कांग्रेस पार्टी क्या करती थी, किसी भी अगर नेता को ऊपर बढ़ाना है ना, जैसे एक नेता है आपके तमिलनाडु के नेता थे, देखिए नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको बताऊंगा, फिर भी याद करके बताऊंगा, याद आ जाएगा। तो तमिलनाडु के एक नेता हैं, वो जो है हार रहे थे अपने इलेक्शंस को, ठीक है, उनका जो नाम है वो बहुत नीचे जा रहा था, जीतने की आशंका नहीं लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने उनको भारत रत्न दे दिया। क्या कह के दे दिया कि इन्होंने जो तमिलनाडु राज्य है उसमें बहुत अच्छा काम किया है। जब उनको भारत रत्न मिला तो लोगों का इंटरेस्ट क्या किया कि हाँ जी इनको भारत रत्न मिला, इन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। और उस टाइम पे गूगल वगैरह और ये फोन वगैरह इंटरनेट तो होता नहीं था, तो लोगों को फिर इस बात पर विश्वास करना पड़ा, इस बात पर विश्वास किया लोगों ने और फिर उनको जिता दिया। तो ऐसी बहुत सारी टैक्टिक्स उस टाइम पे होती थी। हालांकि जो इंदिरा गांधी को अवार्ड दिया गया था ये भारत रत्न का, तो उस टाइम पे किसने दिया था अवार्ड, किसने चुना था उस टाइम पे, हमारे प्रधान आपके राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी जी थे उस टाइम पे राष्ट्रपति, वीवी गिरी। जब इंदिरा गांधी जी को मिला था तो इन्होंने ये बोला था कि हमने ये अवार्ड जो दिया है इंदिरा गांधी जी को इसलिए दिया है क्योंकि 1971 की जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस वाले युद्ध में भारत जो जीता है, और बांग्लादेश जो नया देश बना है, वो ये इन्हीं की उसमें बना है, इनके राज में, जब इनकी पार्टी है प्रधानमंत्री देश की, इस वजह से इनको दिया गया है। हालांकि ये कह के प्रधानमंत्री जो है इनको, जो आपके राष्ट्रपति थे उन्होंने बता दिया था, पर लोगों को विश्वास नहीं था, इस वजह से यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया गया था 77 में, जब लोगों की बहुत ज्यादा आवाज उठ गई। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बंद हुए 92 से 95 के बीच में, और 77 से 80 के बीच में क्यों बंद हुए वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो आशा है मेरे को आपको सारा समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 25 जनवरी 1980, देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये मैंने 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 साल बाद शुरू हुए थे, और ये दूसरा वाला जो है 4.1 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है मैंने, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों जो घटना है एक ही दिन हुई है, 25 जनवरी को हुई है, हुई तो सारी 25 जनवरी को हुई है, लेकिन इनका साल भी एक है, ये 1980 को हुई है दोनों। अगर मैं दोनों को एक साथ लिखता तो एक तो मेरे को पूरा ऐसे मार्क करना पड़ता कि यहाँ से यहाँ तक एक है, यहाँ से यहाँ तक एक है ना, और फिर आपको फिर भी शायद कंफ्यूजन हो सकती थी, और मुझे भी कंफ्यूजन होती समाज समझाने में, तो इसलिए मैंने अलग अलग करके बस .1 लगा दिया, मतलब इसी का पार्ट है ये। ओके, तो इसमें क्या घटना हुई थी, अगली घटना क्या है, यहाँ पे ये पहली वाली क्या है कि 3 साल बाद जो आपके अवार्ड थे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनको दोबारा से शुरू किया गया था। और जो अगली न्यूज है वो क्या है, जो हमारी 4.1, 25 जनवरी 1980 को क्या हुआ था, प्रसिद्ध समाज सेविका मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जो मदर टेरेसा जी हैं उनको 25 जनवरी 1980 को जब ये अवार्ड शुरू हुआ था, तो अवार्ड शुरू कैसे किया गया था, मदर टेरेसा को ये अवार्ड दिया जाएगा, ये अनाउंस करके बताया गया कि अब जो है ये अवार्ड दोबारा से शुरू हो रहे हैं। तो आज के दिन दिया गया था, किसको दिया गया था, 25 जनवरी 1980 को मदर टेरेसा जी को दिया गया था। तो मदर टेरेसा के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मदर टेरेसा का कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, ये एक समाज सेविका थी, उन्होंने बहुत जो है अपने चैरिटेबल वर्क किए थे, लोगों की बहुत मदद करती थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। ओके, अल्बानिया एक देश है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। फिर ये 18 साल की उम्र में भारत आ गई थी, मतलब घूम रही थी सब जगह, फिर भारत आई। भारत में इन्होंने देखी बहुत सारी परेशानी, भारत का जो कोलकाता राज्य है, कलकत्ता बंगाल जो राज्य है, वहां पे गई, वहां पे इन्होंने देखी बहुत सारी वो, फिर इन्होंने वहां पे काम, समाज सेवा का काम करना शुरू कर दिया था। ओके, तो इनको समाज सेवा इन्होंने की थी, इसलिए इनको अवार्ड मिला था। इनको जो है नोबेल प्राइज जो होता है, नोबेल पुरस्कार जो होता है, इसका जो शांति वाला पुरस्कार होता है, जो पीस अवार्ड होता है, वो भी इनको मिला हुआ है। कौन सा अवार्ड मिला हुआ है इनको, जो पीस अवार्ड होता है, पीस अवार्ड मतलब शांति वाला जो अवार्ड होता है, वो भी इनको मिला हुआ है आपकी मदर टेरेसा जी को। वो अवार्ड इन्हें कब मिला था, वो इनको मिला था 1979 में। भारत रत्न कब मिला इनको, भारत रत्न इनको मिला 1980 में। कौन सा, भारत रत्न,
ठीक है। और ये जो 1979 में मिला, ये कौन सा मिला है? नोबल नोबल पुरस्कार, नोबल प्राइज बोलेंगे किसके ऊपर? शांति के ऊपर। शांति मतलब पीस। नोबल पुरस्कार पीस के ऊपर जो मिला है 1979 में इनको मिला है। ओके, तो ये इनको पुरस्कार मिले, मैंने आपको बता दिए। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? 25 जनवरी 1983, 25 जनवरी 1983 को क्या हुआ था? आचार्य विनोबा भावे को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो जो विनोबा भावे जी हैं, ये एक हमारे जो एडवोकेट थे, एडवोकेट मतलब जो वकील होते हैं। कौन? विनोबा भावे जी, इनका नाम विनोबा भावे थे। और इनके आगे ये उनकी वो लगा दी है, ये इनको रिस्पेक्ट देने के लिए लगा दिया गया है। क्या? जो आपके आचार्य है, जैसे गांधी जी के आगे महात्मा लगाते हैं, उनका नाम महात्मा गांधी थोड़ी है, पर उनके आगे महात्मा लगाते हैं क्योंकि उनको सम्मान देना चाहते हैं। तो इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इनके आगे जो है आचार्य लगाते हैं। तो जो आचार्य विनोबा भावे जी हैं, इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था। आज ही के दिन भारत रत्न का पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया गया था। तो ये भारत का सबसे बड़ा जो आपका नागरिक पुरस्कार होता है, उसको वो दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा जो है देश में अहमियत, रिस्पेक्ट दी जा रही है, आपको सम्मान दिया जा रहा है। तो किसको दिया गया था? विनोबा भावे जी को 25 जनवरी 1983 को विनोबा भावे जी को ये दिया गया था। ये जो थे एडवोकेट थे, एडवोकेट मतलब जो वकील होते हैं, एक ये वकील थे। और इनका एक चीज और माननी थी, गांधी जी पे बहुत वो करते थे, जो गांधी जी की फिलोसफी थी ना नॉन वायलेंस की, कि हमको जो है कभी भी लगना झगड़ना नहीं है, हर चीज को शांति से हल कराने की कोशिश करनी है। ये वाली जो आपकी आइडियोलॉजी थी गांधी जी की, इसको ये बहुत मानते थे। जो फिलोसफी थी गांधी जी की, इसको ये बहुत फॉलो करते थे, बहुत मानते थे। ठीक है, तो इसलिए इनके आगे इसीलिए तो आचार्य लगता है, क्योंकि गांधी जी की जो आपका नॉन वायलेंस वाली फिलोसफी है, उसको बहुत ज्यादा मानते थे इसलिए। और ये एडवोकेट थे, ये मैंने आपको बताया, गांधी जी भी एडवोकेट थे, ये भी एडवोकेट थे। और शांति ये मांगते थे, ये भी गांधी जी भी शांति बहुत ज्यादा मांगते थे। ओके, इनको जो है एक चीज की उपाधि और दी जाती है, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया की। नेशनल टीचर, जैसे गांधी जी को क्या दी जाती है? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता। से इनको क्या दी जाती है? नेशनल टीचर, राष्ट्रीय शिक्षक। क्या उपाधि किसको दी जाती है? विनोबा भावे जी को, आचार्य विनोबा भावे जी को। ठीक है, इनको मैंने आपको अवार्ड इनको बता दिया, कौन सा अवार्ड मिला हुआ है इनको आपको भारत रत्न मिला हुआ है। भारत रत्न इनको कब मिला था? 25 जनवरी 1983 को इनको भारत रत्न मिला था। ओके, इनको एक अवार्ड और मिला हुआ है, जिस अवार्ड का क्या नाम है? जो अवार्ड इनको मिला हुआ है, उस अवार्ड का नाम है आपका मेगासे, रेमन मेगासे अवार्ड, रेमन मेगासे अवार्ड। तो ये मेगासे अवार्ड है, रेमन मेगासे अवार्ड, ये इनको मिला है 1958 में। कब मिला है? 1958 में। रेमन मेगासे अवार्ड इनको मिला है 1958 में। और भारत रत्न कब मिला है? 1983 में, 1983 में। ठीक है, ये एक चीज के लिए और फेमस है। एक चीज इनकी और क्या फेमस है जिसके लिए है? जो भगवत गीता है ना, हमारी भगवत गीता, उसको इन्होंने मराठी भाषा में बदला है, मराठी भाषा में उसका ट्रांसलेट किया है, हिंदी से मराठी भाषा में उसका ट्रांसलेट किया है। किसने? विनोबा भावे जी ने। तो जो गीता है हमारी भगवत गीता, उसका ट्रांसलेशन किया है इन्होंने। गीता जो है भगवत गीता, इसका हिंदी से मराठी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, मराठी भाषा में ट्रांसलेशन किया है। और वहां पे मराठी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? गीता को, भगवत गीता, मराठी भाषा में बोलते हैं इसको गीतई, गीतई, GEETAI, गीतई। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? गीता, वहां बोलते हैं गीतई। गीतई का मतलब क्या हो गया? गीतई का मतलब हो गया मदर गीता, मतलब गीता माँ, ऐसे हो गया इसका मतलब। गीता माँ या माँ गीता, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इंग्लिश में बोलेंगे मदर गीता, गीता का मतलब, और हिंदी में बोलो तो या तो गीता माँ या फिर माँ गीता, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो जो इन्होंने मराठी में बदला है इसको THI, मराठी जो भाषा में बदला है हिंदी से, वो बदलने का काम भगवत गीता को किसने किया है? आपके विनोबा भावे जी ने किया है। और इसका नाम क्या रखा गया है? गीता। गीता का मतलब मदर गीता। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये जो ऊपर हमने अभी सारी न्यूज कवर की है, ये किस चीज की है? ये हमारे जो देश के अंदर घटनाएं हुई थी। एक बार इनको तेजी से रिपीट कर लेते हैं और फिर जो विदेश के अंदर हुई थी उनको देखेंगे। तो पहली क्या है? 25 जनवरी 1824 को जो है बंगाल के जो माइकल मधुसेन दत्त हैं, इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में मैंने आपको बताया। मधुसेन दत्त जो है, इन्होंने बंगाली जो कवि हैं, बंगाली भाषा के ऊपर बहुत सारे प्ले लिखे हैं, प्ले राइटर थे, बहुत सारे जो नाटक होते हैं उनकी कहानियां लिखी है, बहुत सारी कविताएं लिखी है बंगाली भाषा में। फिर दूसरा क्या था? दूसरा था आपका 25 जनवरी 1930 को जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार और जो कादम्बरी पत्रिका के संपादक है, क्या नाम है उनका? जितेंद्र अवस्थी जो है, इनका भी जन्म हुआ था। ये जो है जर्नलिस्ट हैं, एक पत्रकार हैं। इन्होंने जो है
साहित्य के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया, हिंदी साहित्य के फील्ड में, हिंदी लिटरेचर के फील्ड में। और ये जो है ये पत्रिका है, क्योंकि जर्नलिस्ट थे, न्यूज़पेपर कंपनी में काम करते थे, न्यूज़पेपर एजेंसी में। तो न्यूज़पेपर एजेंसी में पत्रिकाएं छपती है, पत्रिका मतलब मैगजीन जो छपती है। तो वहां पे एक मैगजीन थी जिसका नाम था कादम्बनी, ये सबसे फेमस मैगजीन थी, जिसके संपादक थे, संपादक मतलब एडिटर। तो वहां पे इन्होंने ये जो आपकी मैगजीन है, क्या नाम है, कदामनी, फिर एक मैगजीन थी आपकी नवभारत और एक थी वीकली हिंदुस्तान, इन तीनों मैगजीन के ये एडिटर थे। फिर नेक्स्ट ये रहा हिमाचल प्रदेश वाला। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया, 1948 में, 1947 हमारा देश आजाद हुआ था, 1948 में क्या हुआ था, इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस का जो है दर्जा दिया गया था। इसको जो हेड करेगा, इस रीजन को जो हेड करेगा हिमाचल प्रदेश वाले को, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा चीफ कमिश्नर। फिर उसके बाद इसको जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया आपकी इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया गया यूटी में। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। कब कर दिया गया, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसको यूटी बना दिया गया। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब यूटी की फुल फॉर्म यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी का हिंदी में मतलब केंद्र शासित प्रदेश। फिर इसमें जो है कुछ जगहें ऐड कर दी गई। कौन सी जगह, कहां की जगह ऐड करी गई, कुछ जगह पंजाब से हटा के इसमें यहाँ पे ऐड कर दी गई हिमाचल प्रदेश में। कब करी गई, ये रही जब भी यूटी थी, मतलब जब भी ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा, तो जगह ऐड करने के बाद भी। तो ऐड कब की गई, 1 नवंबर 1966 को। तो 1966 को 1966 में इसमें कुछ जगह पंजाब से काट के ऐड करी गई। और फिर इसको वो कब बनाया गया, राज्य कब बनाया गया, राज्य इसको बनाया गया आपका 1 तो दिसंबर 1970 में इसके लिए लॉ पास किया गया पार्लियामेंट में, 1970 में, दिसंबर 1970 में इसको एक राज्य बनाना है। फिर 1971 25 जनवरी 1971 को इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर अगली न्यूज क्या थी कि 1980 में 25 जनवरी 1980 में 3 साल के बाद जो है आपके भारत रत्न और ये जितने भी नागरिक पुरस्कार होते हैं, ये सब जो है दोबारा देने शुरू हो गए थे। 1977 1977 में बंद हुए थे और 1980 में दोबारा शुरू हुए। तो मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया कैसे कैसे बंद हुआ था। नई सरकार आई थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, बहुत ज्यादा जो है लोगों की प्रोटेस्ट हो रही है इसके खिलाफ, तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। एक बार तो यहाँ बंद हुआ था, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इस वाली के बंद हो रहे हैं, जो ये बंद हुआ था 1977 में जो बंद हुआ था और 80 में चालू हुआ था, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन एक बार और बंद हुआ है जो हमारे अवार्ड्स हैं, 92 से 95 के बीच बंद हुआ है, जो सुभाष चंद्र बोस जी का नाम जो है कि उन्होंने अपना बलिदान दिया था उसके लिए। फिर उसमें लोगों ने प्रोटेस्ट करी, PIL डाली, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने आपको बताया था। उसके बाद उसको थोड़े दिन के लिए 3 साल के लिए वहां पे बंद कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट है आपका 1980 में 25 जनवरी 1980 को 1980 को क्या हुआ था, मदर टेरेसा जो है, मदर टेरेसा जी जो है, इनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। गाइस थोड़े और कुछ काम हो रहा है बाहर, इस वजह से थोड़ी बहुत नॉइज आ रही होगी, तो देख लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जो मदर टेरेसा है उनको 25 जनवरी 1980 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, विनोबा भावे जी जो है, आचार्य विनोबा भावे जी, उनको 25 नवंबर 1983 को भारत रत्न से इनको भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, मैंने इनके बारे में आपको क्या बताया, इनके बारे में ये जो है एडवोकेट थे, गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उन पे काम करते थे। एडवोकेट मतलब वकील, उनकी फिलॉसफी से बहुत काम करते थे। एक मैंने इनको बताया कि इन्होंने भगवत गीता जो है, हमारी भगवत गीता जो है उसको मराठी में बदला है, जिसका नाम इन्होंने गीता ही रखा है। गीता का मतलब मदर गीता। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, इनको एक अवार्ड मिला रामसेस अवार्ड, ठीक है, रामसेस अवार्ड जो इनको मिला उसका वो क्या है, उसका कब मिला है इनको, मतलब रामसेस अवार्ड जो मिला है वो इनको मिला है 1958 में, 1958 में। और एक मदर टेरेसा को एक अवार्ड रह गया जो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इनको भारत रत्न तो 1980 में मिला था, पीस प्राइज जो मिला था, नोबेल का शांति पुरस्कार, वो कब मिला था, 1979 में। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। विदेश की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं के ऊपर हम लोग बात करते हैं कि विदेश में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उसके बारे में बात करते हैं अब। तो पहली विदेश की महत्वपूर्ण घटना क्या है, 25 जनवरी 1831, 25 जनवरी 1831, 1831 को क्या हुआ था, पोलैंड की संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा की। तो जो पोलैंड देश है आपका, पोलैंड जो देश है कहां पे है, ये आपका यूरोप में पड़ता है। अभी भी मतलब यूरोप में आपका पोलैंड आपको मिल जाएगा, इसकी कैपिटल क्या है, वॉर्सो। तो ये जो देश है आपका पोलैंड, इसने 25 जनवरी 1831 को 1831 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। किससे घोषणा की, किससे स्वतंत्र हुआ था ये, रशिया से इसको स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, पूरा बता देता हूँ इसको क्या क्या हुआ था। तो ये जो आपका देश है पोलैंड, ये जो है पहले 1795 में, ये आपका 1795 में अलग हुआ, 1795 में अलग हुआ। 1795 में ये एक ऑस्ट्रिया नाम का देश है, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया, आपके यूरोप में पड़ता है ऑस्ट्रिया।
और रशिया और जर्मनी, इन तीन देशों से अलग होकर बना। कौन सा देश बना आपका 1795 में? 1795 में देश बना आपका पोलैंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये अलग देश बन गया अपना 1795 में, ये अलग देश बन गया अपना, काम हो गया इसका, अलग अपना चल रहा था जो भी सिस्टम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लड़ाई हुई, किसकी लड़ाई हुई, जो फ्रांस देश है एक, फ्रांस की, किससे हुई लड़ाई, फ्रांस की, फ्रांस की लड़ाई हुई आपकी ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया एंड रशिया से लड़ाई हुई। जब ऑस्ट्रिया और रशिया से लड़ाई हुई, किसकी, फ्रांस की, कब हुई लड़ाई, ऑस्ट्रिया और रशिया की 1809 में शुरू हुई, 1809 में शुरू हुई, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की और रशिया की, ये दोनों एक साइड थे, रशिया और ऑस्ट्रिया, फ्रांस अलग था। तो फ्रांस जो है, जब फ्रांस लड़ रहा था तो फ्रांस का साथ किसने दिया, पोलैंड ने दिया फ्रांस का बहुत ज्यादा साथ, और जब पोलैंड का साथ दिया फ्रांस ने, और फ्रांस गया हार, जब फ्रांस हार गया तो इसका मतलब पोलैंड भी हार गया, इसका साथ दे रहा था, और ये दोनों पोलैंड से वैसे ही गुस्सा हो रहे थे क्योंकि ये फ्रांस का साथ दे रहा था। तो जब फ्रांस हार गया तो फ्रांस तो हार के चला गया अपना, तो जो पोलैंड बचा, जब ये देश हार गया तो इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने पोलैंड को कब्जाया और उसको आधा आधा कर लिया। फिर जो आधा आधा किया गया, तो जो रशिया वाला हिस्सा था ना, रशिया वाला हिस्से ने क्या किया, रशिया वाला हिस्सा जो था, उसने, रशिया वाले ने क्या बोला उसको कि आप जो है, हमने भले आपको कब्जा कर लिया लेकिन आप एक अलग ही देश हो, इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, अलग कोर्ट बनाई, अलग जो भी सरकार वरकार थी सब कुछ इनका अलग बना दिया, है ना, ठीक से सब कुछ ठीक से चलता रहा। फिर जब 1815 आया तो स्टार्टिंग में तो ये देश खूब खुश था क्योंकि सब कुछ अलग बन गया, भले ही रशिया के अंडर में था लेकिन सब कुछ अलग था। फिर 1915 जब आया, 1815 आया तो रशिया ने पहले इनको कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ दे दिया। 1905 में जब ये युद्ध जीत गए, आधा आधा कर दिया पोलैंड को, एक किसने, ऑस्ट्रिया और रशिया ने। फिर जब 1915 में रशिया ने क्या किया, इससे सब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वापस ले लिया और पूरी जो अपनी सरकार थी उसको ठोक दिया इसके ऊपर कि अब जो है, जो हम हैं, हम सारी सरकार चलाएंगे, हमारी सरकार चलेगी यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है, जो हमारे यहाँ चलता है वही तुम्हारे यहाँ चलेगा। फिर ये हुआ तो ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, पोलैंड के लोग, जब पोलैंड के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए तो उसके बाद बहुत सालों तक ये सहते रहे, हमें चलता रहा जैसे चल रहा था। फिर 1830 में इन लोगों ने थोड़ी हिम्मत करी और रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और रशिया के खिलाफ युद्ध कैसे छेड़ा गया, 1930 में शुरू हुआ, नवंबर 1930 में शुरू हुआ। इसको नवंबर अपराइजिंग भी बोलते हैं। एक क्या बोलेंगे इसको, पोलैंड लोगों को पोलिश बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, पोलिश रशिया वॉर ऑफ 1983 नहीं, 1830 में शुरू हुआ था ना, पता नहीं मैं 19 क्यों बोल रहा हूं बार बार। तो क्या था इसका, एक नाम तो क्या है इस वॉर का, पोलिश रशियन 1830 वॉर, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका, नवंबर अपराइजिंग का मतलब नवंबर में शुरू हुई थी, नवंबर जो महीना होता है, और अपराइजिंग मतलब इन्होंने लड़ने की शुरुआत की हुई, ऊपर चढ़े ऐसे, अपराइजिंग का मतलब ऊपर निकल के आना। तो इसको दो नामों से जाना था। तो नवंबर 1830 में जो है ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ऐसे शुरू नहीं हुआ था ये युद्ध के, बस 1830 आया नवंबर और इन्होंने हथियार वगैरह निकाल के, बंदूक वगैरह निकाल के लड़ना शुरू कर दिया। नहीं, वो धीरे धीरे जो होते हैं ना अटैक शुरू, कि कहीं पे हो गया, फिर बहुत दिन तक शांति रही, फिर कहीं पे हो गया, कहीं पे किसी आदमी पे हो गया, किसी ऑफिसर पे हो गया, ऐसे करके, जैसे भारत में भी चलते रहे ऐसे ही करके ये भी कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ, ऐसे करके चलता रहा। 1980 से नवंबर 1930 से ऐसे चलता रहा। फिर क्या हुआ, 25 जनवरी 1831 को, 25 जनवरी 1831 को इन्होंने क्या किया, जो पोलैंड की सरकार थी, पोलैंड में जो सरकार बैठी थी, भले ही रशिया ने सरकार हटा दी थी, लेकिन कुछ खुद की भी तो सरकार होती है। जैसे हमारे यहाँ मेन सरकार किसकी चलती थी, अंग्रेजों की चलती थी, लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस भी तो अपना काम कर रही थी, वो भी तो अपने सेशंस करती थी, वो भी तो अपनी मीटिंग करती थी। इसी तरह जो इनकी सरकार ऐसी बनी हुई थी जैसे हमारे कांग्रेस बनी हुई थी, उसने जो अपनी एक मीटिंग के दौरान क्या किया, उसने एक मीटिंग के दौरान एक जो है लॉ निकाल दिया, एक आपका प्रस्ताव जो है उसको पारित कर दिया। क्या बोला कि अब हम एक अलग देश है, रशिया का हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं है। और ऐसा बोलने के बाद अगले दिन से ही जो रशिया के खिलाफ फिर वो बंदूक वाला युद्ध शुरू हो गया, अपना जो पूरी हॉट वॉर होती है, जो पूरी वॉर होती है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो आज के दिन क्या हुआ था, रशिया के मतलब युद्ध जीते नहीं थे, ये युद्ध जीतने के बाद इंडिपेंडेंस मिली हो, नहीं, इनको जीतने के बाद आजादी नहीं, इन्होंने आजादी घोषित कर दी, इसकी वजह से युद्ध जो है शुरू हो गया। युद्ध चल रहा था लेकिन पूरा तगड़ा वाला नहीं चल रहा था। आज के दिन से जब इन्होंने अपने समय जो आपकी सेशन हुआ था, जो मीटिंग हो रही थी, उसमें जो है प्रस्ताव जो है पारित करके इसको जो है पास कर दिया, उसके बाद ये शुरू हुआ, पास कर दिया 25 जनवरी 1831 को पोलैंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 25 जनवरी 1881, 25 जनवरी 1881 को क्या हुआ, हाँ, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन कब, 25 जनवरी 1881 को
अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस एडिसन जो है, इन्होंने एक कंपनी का उद्घाटन, एक कंपनी बनाई, इन दोनों ने डील की बीच में कंपनी बनाने की। क्या नाम था कंपनी का? कंपनी का नाम था ओरिकल टेलीफोन। क्या? ओरिएंटल टेलीफोन, ओरिकल नहीं, मैंने गलती से ओरिकल बोल दिया था, ओरिएंटल टेलीफोन, ये कंपनी का नाम था। किसने बनाई? आपके ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और थॉमस अल्वा एडिसन, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। देखिए जो ग्राहम बेल है, ये ग्राहम बेल कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये वो है जिन्होंने जो आपका टेलीफोन होता है ना, टेलीफोन, उसका आविष्कार किया था। किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का वो किया था आविष्कार। और जो आपके थॉमस अल्वा एडिसन है, जो दूसरे वाले हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ग्राहम बेल ने तो टेलीफोन का किया था। ये जो एडिशन है, एलिस एडिशन, इन्होंने क्या है, जो पहला बल्ब बना था उसका आविष्कार किया था। किसने किया था पहले बल्ब का आविष्कार? थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो इन दोनों ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था ओरिएंटल टेलीफोन। ये कंपनी क्या करती थी? इसमें टेलीफोन बनाते थे और अलग अलग जगह इसको बेचा करते थे, अलग अलग कंट्रीज में। तो ये जो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ पे बनाई गई? ये बनाई गई न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे? न्यूयॉर्क आपका यूएसए, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहां पे इस कंपनी को बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया इस कंपनी को? 25 जनवरी 1881 में, 25 जनवरी 1881, 25 जनवरी 1881 में इस कंपनी को बनाया गया। इसमें ये टेलीफोन बनाते थे, नाम से पता चल रहा है आपके ओरिएंटल टेलीफोन, और अलग अलग कंट्रीज में इसको बेचा जाता था। ओके, और ये जो है चल, मतलब उसके बाद फिर एक कंपनी चल गई, कंपनी बनी थी, ये बताया गया था। और एक चीज बता देता हूँ, 1948 में कंपनी बंद भी हो गई है। ठीक है, खत्म भी हो गई। इस कंपनी का जो है इंडिया से भी थोड़ा सा कनेक्शन था। क्या कनेक्शन था इंडिया से इस कंपनी का? इसको एक नाम से और बुलाते थे। एक तो आपका ओरिएंटल हो गया, ओरिएंटल टेलीफोन, इसको एक नाम से और बुलाते थे, एंग्लो इंडियन टेलीफोन लिमिटेड, कंपनी के नाम से एंग्लो इंडियन टेलीफोन लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था, एंग्लो इंडियन टेलीफोन लिमिटेड कंपनी। तो एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन का नाम क्या है? आपने बहुत बार वैसे सुना भी होगा अपनी हिस्ट्री में, एंग्लो इंडियन। और हमारे पार्लियामेंट में भी इनको सीट दी जाती थी, अभी कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति चुनते थे एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो जहां लिखा जाए, इसका मतलब यहाँ पे हो रही है अंग्रेजों की बात, और इंडियन मतलब इंडिया। तो ऐसी कोई चीज जो विदेशों, मतलब उनकी अंग्रेजों की हो, इंडिया से रिलेटेड हो, उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो एंग्लो इंडियन, जैसे हमारे यहाँ पे जो अभी कुछ साल पहले तक, अब तो खत्म हो गया है, आपकी राज्यसभा में 12 सीट जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा चुनी जाती है ना, उनमें से 2 सीट जो है आपकी एंग्लो इंडियंस को दी जाती थी। एंग्लो इंडियंस वो कौन होते थे? एंग्लो इंडियंस ऐसे लोग, ऐसा कोई भी आदमी, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसका, मतलब आदमी या महिला जो भी, ऐसा कोई भी व्यक्ति मान लीजिए जिसके मतलब जिसके परिवार में कोई ना कोई, या तो उसकी माँ की साइड से, या तो उसके पिताजी की साइड से, उसकी माताजी की साइड से अंग्रेजों से बिलोंग करता हो, अंग्रेज हो कोई भी, उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। उसी तरह इस कंपनी को क्यों बोला गया? क्योंकि इस कंपनी में उसकी पार्टनरशिप थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी वहां पे रहती थी, इंडिया में रहती थी ना, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इंडिया में रहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी इसमें पार्टनरशिप थी थोड़ी सी। इस वजह से इस कंपनी को क्या भी बोला जाता था? एंग्लो इंडियन टेलीफोन लिमिटेड भी बोला जाता था। ठीक है, और वैसे इसका रियल नेम क्या था? रियल नेम था इसका ओरिएंटल टेलीफोन। किसने बनाई ये कंपनी? ये कंपनी बनाई थी आपके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कौन है? जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और दूसरे कौन थे? थॉमस अल्वा एडिसन। अल्वा एडिसन कौन है? जिन्होंने पहले बल्ब का आविष्कार किया था। इन दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई थी। कौन सी कंपनी? आपकी ओरिएंटल टेलीफोन। और इंडिया से क्या संबंध है मैंने आपको इसका बता दिया। इसका नाम एंग्लो इंडियन टेलीफोन लिमिटेड क्यों था ये बता दिया। और फिर ये शुरू कब हुई? 25 जनवरी 1881 में, और बंद कब हो गई? ये 1949 में बंद हुई। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज, लास्ट घटना क्या है? लास्ट घटना है आपकी 25 जनवरी 1924, 1924, 25 जनवरी 1924, 1924, 25 जनवरी 1924 को क्या हुआ? फ्रांस के चैमोनेक्स, फ्रांस के सैमोनेक्स में पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन। ओके, तो ये एक शहर है आपका फ्रांस में। फ्रांस जानते हो? फ्रांस जो देश है जो यूरोप में पड़ता है, इसकी राजधानी पेरिस है। ओके, तो जो फ्रांस है, फ्रांस जो देश है, उसमें उसका एक शहर है। शहर का नाम क्या है? सेमनालेक्स। क्या नाम है इसका? सेमनालेक्स जो शहर है, उसमें सेमनालेक्स जो शहर है, इसमें पहली बार शीतकालीन जो ओलंपिक गेम होते हैं, ओलंपिक खेल होते हैं, उनका आयोजन हुआ। शीतकालीन ओलंपिक खेल कौन से होते हैं? ओलंपिक खेल के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन ओलंपिक खेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या ये पता है आपको? ओलंपिक खेल जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं ओलंपिक खेल? एक तो ये आपके शीतकालीन हो गए। शीतकालीन मतलब क्या होते हैं?
विंटर ओलंपिक जो ठंड के मौसम में खेले जाते हैं, जो ठंडी जगहों पे खेले जाते हैं। जो इसमें कौन से खेल खेले जाते हैं, जो बर्फ से खेल खेले जाते हैं, ठीक है। जैसे आइस हॉकी होता है, आपने आइस हॉकी देखा है। आइस हॉकी मतलब जो पूरा वो बर्फ जमी हुई होती है उसके ऊपर खेलते हैं, वो उसके ऊपर खेलते हैं ऐसे करके, एक डिस्क सी होती है, उसको हॉकी से फिर इधर उधर लेके जाते हैं और गोल करना होता है, आइस हॉकी बोलते हैं। दूसरा कोई गेम जो स्केटिंग करते हैं ऐसे करके, स्केटिंग नहीं करते, नीचे और खड़ा रहता है बर्फ के ऊपर ऐसे स्केटिंग करते हैं, ऐसे वो भी बर्फ में किया जाता है। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो बर्फ में ही खेले जाते हैं, वो सारे स्पोर्ट्स कहाँ पे होते हैं, वो आपके होते हैं शीतकालीन ओलंपिक्स में। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं आपका विंटर ओलंपिक्स। और जो दूसरा ओलंपिक होता है उसको बोलते हैं विंटर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। और दूसरा ओलंपिक जो होता है वो क्या होता है, समर ओलंपिक। समर ओलंपिक आपका कौन सा होता है, समर ओलंपिक वो नॉर्मल वाला होता है। तो जो ज्यादा फेमस है वो समर ओलंपिक ही है, विंटर ओलंपिक इतना फेमस नहीं है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि भारत में ऐसा ठंडा इलाका कौन सा है, ऊपर बस जम्मू एंड कश्मीर का ठंडा इलाका है, तो वहीं पर ज्यादातर खेल खेले जाते हैं। फिर जम्मू एंड कश्मीर के इतने सारे एथलीट हमारे यहाँ है नहीं, इतने सारे खिलाड़ी है नहीं, वो अलग अलग परेशानी, आप सबको पता क्या क्या परेशानी इसकी वजह से नहीं है, पर है नहीं वहां के कुछ खिलाड़ी इतने सारे जम्मू एंड कश्मीर के। वहीं पर हमारे यहाँ बर्फ जमती है, तो वहीं पर खेल खेले जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे ज्यादा प्लेयर है नहीं इसमें। ये समझ लीजिए अभी जो लास्ट खेल हुआ था ना 2022 का विंटर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक 2022 का, हमारा इसमें खाली एक ही खिलाड़ी गया था जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता था, एक ही खिलाड़ी गया था। कौन, जो एक खिलाड़ी गया था 2022 में। इससे पहले कभी हमारा कोई खिलाड़ी विंटर ओलंपिक में गया ही नहीं है। तो विंटर ओलंपिक इसलिए हमारे यहाँ ज्यादा जाना नहीं जाता, ज्यादा पहचाने नहीं जाता। क्यों नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ उसको खेला ही नहीं जाता है। पर हमारे यहाँ समर ओलंपिक जाना जाता है। समर ओलंपिक तो आप जानते होंगे, जिसमें रेसलिंग वगैरह और ये सब होते हैं, जेवलिन थ्रो वगैरह, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, वही वाले जो जापान में हुए थे अभी 2021 में, वो जो है वो समर ओलंपिक होते हैं। फिर तो ये कब हुए थे, 2021 में जापान में समर ओलंपिक। और जो आपके विंटर ओलंपिक है शीतकालीन जो है, ये हुए थे 2022 में। कहां हुए थे ये आपके हुए थे चाइना, बीजिंग में। बीजिंग चाइना की राजधानी है, तो बीजिंग में हुए थे, चाइना में। कहा, बीजिंग चाइना में 2022 में। इंडिया का खाली एक ही खिलाड़ी गया था जम्मू एंड कश्मीर से, जिसका नाम अशरफ खान था। आई एम नॉट श्योर, बट शायद अशरफ खान था, कुछ खान करके, ए से इसका कुछ नाम था, एक खान करके, अशरफ खान था शायद उसका नाम। वो गया था जम्मू एंड कश्मीर से। पहली बार इंडिया का कोई प्लेयर गया था वहां पे। कहां पे, विंटर ओलंपिक्स में, जो 2022 के हुए थे। कहां पे हुए थे 2022 के विंटर ओलंपिक्स, 2022 के विंटर ओलंपिक्स हुए थे आपके बीजिंग चाइना में। और पहले विंटर ओलंपिक कहां हुए थे आपके, फ्रांस में। फ्रांस का जो ये शहर है चेरोनेक्स, यहाँ पे हुए थे पहले समर विंटर ओलंपिक, मतलब शीतकालीन ओलंपिक गेम जो हुए थे, पहले ओलंपिक खेल। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इस टाइम पे यहाँ पे कितनी टीम थी जिन्होंने हिस्सा लिया था इसमें, टोटल थी आपकी, जो टोटल टीम का मतलब जो देश थे, देशों ने हिस्सा लिया होगा ना, अलग अलग देशों ने, कि कितने देशों ने लिया था, देश लेते हैं ना, टीम थोड़ी लेती है यहाँ पे तो 16 देशों ने लिया था, 16 देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। 16 देश थे यहाँ पे जिनके खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था पहले उसमें, 16 देश के खिलाड़ियों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, नीचे कट रहा है, मैंने अभी भी ध्यान दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पे एंग्लो इंडियन लिखा है। 16 देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया, जो पहले शीतकालीन वो हुए थे आपके ओलंपिक्स, जो ओलंपिक खेल हुए थे शीतकालीन। कितने देशों ने, 16 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें टोटल 6 खेल खेले गए थे। 6 खेलों के 16 इवेंट खेले गए थे, 6 खेलों के 16 इवेंट समझ रहे हो ना आप। जैसे मान लो दौड़ होती है, तो दौड़ में जो है सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं, फिर वो वाली भी होती है जो रैली पकड़ के भागते हैं, है ना, जो 4 खिलाड़ी होते हैं, 400 मीटर भी होती है, 200 मीटर भी होती है, 100 मीटर भी होती है, ऐसे अलग अलग इवेंट होते हैं ना एक ही रेस के। इसी तरह से जो इसके इवेंट्स थे, पूरे 6 स्पोर्ट्स हुए थे, उन 6 मैच के 16 इवेंट हुए थे, और टोटल 16 खिलाड़ी गए थे, यहाँ पे 16 टीमों के खिलाड़ी गए थे, ठीक है। कहां पे, फ्रांस में, जो पहले शीतकालीन ओलंपिक हुए थे। तो इससे पहले कब हुए, जो अब है 2000 क्या चल रहा है 2023, इससे पहले 2022 में हुए थे शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, जो आपके चाइना में हुए थे। ये पूछ सकते हैं आपसे, बीजिंग चाइना में हुए थे। और अब कब होंगे, 4 साल के अंतराल पे होते हैं, 2022 में हुए हैं, तो अब होंगे 2026 में। और 2026 में आपके कहां हो रहे हैं, 2026 में आपके हो रहे हैं इटली में, जो इटली देश है आपका, वहां पे हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समर ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ। जो समर ओलंपिक है, इसका पहला खेल का हुआ था, ये हुआ था 1896 में, पहला गेम 1896 में समर ओलंपिक का पहला गेम हुआ था। पहला मतलब पहली बार जो हुआ था ग्रीस में हुए थे पहले, जो आपकी यूरोपीय कंट्री है ग्रीस, वहां पे 1896 में पहली बार समर ओलंपिक हुए थे। विंटर ओलंपिक सबसे पहली बार कहां हुए, फ्रांस में 1924 में, ठीक है, फ्रांस में 1924 में। तो जो आपके विंटर ओलंपिक से अभी 2022 में जो लेटेस्ट हुए हैं, ये बीजिंग में हुए, और अगले जो 2026 में होंगे वो आपके होंगे इटली में। और जो ये आपके समर ओलंपिक से ये लेटेस्ट हुए हैं, ये आपके लेटेस्ट हुए हैं आपके
जापान में 2021 में हुए थे। वैसे 2020 वाले एडिशन के थे, लेकिन 2020 में कोरोना वायरस की वजह से हो नहीं पाए थे, इसलिए 2021 में हुए थे। तो अगले जो होंगे वो 2024 में होंगे, 2025 में नहीं होंगे, होते 4 साल बाद ही हैं, लेकिन जो 2021 में हुए थे वो वही वाले थे जो 2020 में होने थे। इस वजह से 2024 में होंगे। 2024 में कहा होंगे? पेरिस, फ्रांस। 2024 में होंगे फ्रांस में, जो पेरिस में होंगे, फ्रांस के पेरिस में, जो राजधानी किसकी है? फ्रांस की जो राजधानी पेरिस में, उसमें होंगे 2024 के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। एक बार बोर्ड पूरा देख लीजिए। आशा है मुझे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो मैंने न्यूज जितनी भी ये आपकी घटनाएं कवर करी हैं। और आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। कल जो 26 जनवरी की वीडियो आएगी, 26 जनवरी आपका कल गणतंत्र दिवस है, तो आप लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बाकी आपसे कल मिलेंगे जब बात करेंगे गणतंत्र दिवस के बारे में। तो कल जो आपकी वीडियो होगी गणतंत्र दिवस की, आज के इतिहास की, उसमें आपको जो है सारा कुछ समझाया जाएगा। आप जो 26 जनवरी की घटनाएं होंगी वो तो आपको पता ही जाएंगी, पर अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं कि ये सर हमारी समझ में नहीं आया, तो मैं आपको समझा दूंगा उसे भी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त या रिलेटिव, उनको जो है ये वीडियो जो है शेयर करिए, उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी हमारी जो चैनल है, हमारे चैनल के बारे में जान पाए, और जो हम जानकारी देना चाहते हैं, जो हम नॉलेज देना चाहते हैं, उसको सीख पाए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे 26 जनवरी की आज के इतिहास की वीडियो में कल। धन्यवाद।